बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। फिजिक्स और बायोलॉजी से अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आज मैकेनिक्स का जो चैप्टर है, यांत्रिकी, उस पर जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके कुछ डेटा वगैरह हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी है प्रत्येक प्रश्न बहुत काम का है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उस पर भी चर्चा होगी। या कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल थोड़ा जरूरी होता है, तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स दोनों पर चर्चा होगी। तो आज मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है शुरुआती, उसको करेंगे, फिर उसके बाद आगे जो बहुत ही काम का चीज़ होगा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उसको करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डेटा है, तो उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई सिस्टम जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। 1971 में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पद्धति में म्यू मीटर, म्यू कैसे लिखते हैं, यू करके उसको थोड़ा पीछे में इस तरह से कर देंगे तो म्यू हो जाएगा, ये कर देना है। म्यू मीटर, गीगा मीटर और फेमटोमीटर। म्यू मीटर को माइक्रोन भी कहते हैं, MICRON, म्यू मीटर, गीगा मीटर बड़ा जी छोटा एम, और उसके बाद फेमटोमीटर छोटा एफ छोटा एम का अर्थ क्रमशः क्या है, माने यह कितने मीटर के बराबर क्रमशः होता है। तो म्यू मीटर को माइक्रोन भी कहते हैं, 10⁻⁻6 मीटर माइक्रोन हो गया। पावर को हिंदी में घात भी कहा जाता है, 10⁻⁻⁰ यूनिमीटर हो गया। और गीगा मीटर जब होगा तो 10⁹ पावर को मैं पहले भी कहा घात का 10⁹, वहां पर म्यू मीटर था 10⁻⁻6 माइक्रोन, और गीगा में है 10⁻9, और फेमटोमीटर वो 10⁻−15, 10⁻−15 का मतलब 1/10⁻15 हो गया, 10⁻−15 मीटर वो फेमटोमीटर। 3 को मात्र पूछा जा रहा है, म्यू मीटर, गीगा मीटर एंड फेमटोमीटर का अर्थ क्या है, मानिए कितने मीटर के बराबर होता है। तो म्यू मीटर अगर है उसको माइक्रोन कहते हैं, 10⁻⁻6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग रखना है। और मात्रकों की जो एसआई पद्धति है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, वो 1971 से लागू की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें और भी है, अब किलोमीटर में रहेगा तो 10⁻3 हो जाएगा, उसके बाद नैनो अगर रहेगा तो 10⁻−9 हो जाएगा, पीको अगर है तो 10⁻−12, पीको भी पूछा जाता है परीक्षा में, पिकोमीटर चेंज करके रहता है। तो पिको, नैनो, म्यू मीटर, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसके गेट बाई हार्ट कर लेना चाहिए कि किसका क्या होता है, कभी कन्वर्ट करने का रहता है। कितना पिकोमीटर है, इतना नैनोमीटर है तो कितना सेंटीमीटर होगा, और उसको सेंटीमीटर कैसे करेंगे, सेंटीमीटर लाने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर है तो 2 मीटर है, चाहे 1 मीटर है तो कितना करेंगे, तो सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, चाहे सेंटीमीटर को मीटर करना है, 1 सेंटीमीटर है तो 1/100 करना पड़ेगा, 2 मीटर हो जाए। अब आगे देखिए, 1 फुट प्लूरल में फीट हो जाता है, सिंगुलर में फुट होगा। 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, बहुत कॉमन है। 1 इंच जो है इसको निकाल लीजिएगा, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, और 12 इंच, तो 12 इंच से अगर करेंगे तो 1 फुट निकालना है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच पर 12 गुने 2.54, अब 12 में 2.54 से गुना कर लीजिए, तो 12 में अगर आप गुना करेंगे तो 12 रहेंगे 30, ऐसे होता है 2.54, तो 30.48 आता है, मोटे 30 ही मान लेते हैं। तो 1 फुट जो होगा 30.48 सेंटीमीटर, 2.5 अगर माने तो 12 रहेंगे 30 हो जाएगा, लेकिन 2.54 मानेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर। और इसी सेंटीमीटर को अगर मीटर करना है, सेंटीमीटर को अगर जैसे 1 सेंटीमीटर को मीटर करना है तो 1/100, तो बटा में अगर 100 करेंगे तो हो जाएगा 0.3048। तो 1 फुट 30.48 एग्जैक्ट हो गया, ऐसे 30 भी चलेगा सेंटीमीटर, और मीटर करेंगे तो बटा में 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3048 मीटर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा एक और यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स में पहले जानना है किसके क्या होता है, इतना मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर सॉरी या हेक्टेयर। एक है नाविक मील, नॉटिकल मील और फैदम से पूछा जाता है परीक्षा प्रश्न। अभी पहले जानना जरूरी है कि नाविक मील से हम क्या मापते हैं और फैदम से हम क्या मापते हैं। नाविक मील से, नाविक मील को अंग्रेजी में नॉटिकल मील कहते हैं, समुद्र में दूरी मापते हैं,
समुद्र में दूरी मापने की इकाई का नाम है नाविक मील। और फैदम समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ ओशन, समुद्र की गहराई मापने की इकाई का नाम है फैदम। तो यहाँ प्रश्न था कि एक नाविक मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, और जो किलोमीटर है इसमें एक और दिया है कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक नाविक मील 1852 मीटर के बराबर होता है। जो पहले किलोमीटर दिया है तो उसको मतलब नहीं, किलोमीटर है तो मीटर, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1852 है तो 1.852 किलोमीटर। एक नाविक मील कितना हो जाएगा 1.852 किलोमीटर, और मीटर में तो 1852 मीटर। ये जानना जरूरी है कि नाविक मील से आप क्या मापते हैं, तो समुद्र में दूरी मापने की इकाई का नाम नाविक मील है। और किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है, समुद्र है, अगर आप जहाँ पर आपका देश जहाँ अवस्थित है और वो समुद्र के किनारे है, तो आर्थिक गतिविधियाँ जो समुद्र के नीचे से तेल निकालना है और भी समुद्री जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है उसको अगर आप निकालते हो तो उसके लिए 200 नाविक मील, जो भी बताया गया था आप लोगों को बताया जाएगा, 200 नाविक मील किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ऐसे नाविक मील में समुद्र से में दूरी मापने की इकाई हुआ, फैदम समुद्र में गहराई मापने की इकाई। वो भी है क्या, एक फैदम एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है, और एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है मोटा मोटी, एक फैदम 6 फीट। और 6 फीट को अगर आप फिर मीटर करेंगे, एक 6 फीट को अगर मीटर करेंगे तो आपको लगभग 1.82 आता है, तो 1.8 भी कर सकते हैं। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है और 6 फीट 1.8 मीटर के बराबर होता है। इसको अपना निकाल लेना है। तो एक फुट में 30 सेंटीमीटर होगा, 30.48 नहीं, तो 6 फीट, तो 6 से 30 में गुना करेंगे तो 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर क्या होता है 1.8 मीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 180 सेंटीमीटर 1.8 मीटर के बराबर। तो फैदम भी हो गया। निर्वात को अंग्रेजी में कहते हैं भैकम, इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, भैकम का स्पेलिंग अगर उनसे पूछा जाए तो गड़बड़ करते हैं। VACUUM भैकम। निर्वात, वात माने हवा, जहाँ हवा नहीं है, धरातल पर जो है किसी खास डिस्टेंस के बाद हवा नहीं है, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। 1 साल में प्रकाश तो आता है कि प्रकाश तो सबसे तेजी से चलने वाला प्रकाश का जो निर्वात में जो प्रकाश का चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऐसा इसमें करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश का चाल इतना होता है। और 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, तो ये आपको गुना करना पड़ेगा। अब 1 सेकेंड में इतना है तो 3600 सेकेंड का 1 घंटा होता है, फिर 24 घंटे का होता है, फिर 365 से गुना करेंगे तो उससे होगा। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है एग्जैक्टली आप गुना कर लीजिएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में करेंगे तो 300 ना पीछे हो जाएगा। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। दिमाग में रखना है, किलोमीटर में तो 12 होगा और मीटर में होगा तो 15 होगा। एक और यूनिट है जानना जरूरी है, एंगस्ट्रम। ये लिख के ऊपर में सुना करो, एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है। पहले एंगस्ट्रम से मापते क्या है। प्रकाश में जो 7 रंग होता है, प्रकाश के रंगों के तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ मापने की इकाई का नाम एंगस्ट्रम है। तो एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10, पावर को घात कहते हैं, पहले बता दिया आपको। तो प्रकाश के रंगों के तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ मापने की इकाई का नाम एंगस्ट्रम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा पूछ जाता है कि एक एंगस्ट्रम इक्वल टू डैश 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 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ऊपर आप पढ़े थे, नैनोमीटर पढ़े थे, पिकोमीटर पढ़े थे, एंगस्ट्रम पढ़े, एंगस्ट्रम तो ही बताया जा रहा है। तो ये सारा चीज जो है मेजरमेंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले इस पर करेंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बाद में देखा जाएगा। जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो ये सब यूनिट दिमाग में रहेगा तो अगला 1 हेक्टेयर यह नापने के लिए देता है। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर एरिया है, L/B लंबाई गुना चौड़ाई एरिया है। तो 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 10,000 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
और 1 हेक्टेयर में 100 ईयर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 हेक्टेयर में 100 ईयर होता है। और 1 ईयर में कितना वर्ग मीटर होता है? तो चूंकि 1 हेक्टेयर में जब 100 ईयर होगा और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होगा, इसका मतलब हुआ कि 1 ईयर में 100 वर्ग मीटर होगा। 100 में 100 से आप गुना करेंगे तो आपको 10,000 आएगा। इट मीन्स 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। मोटे तौर पर इसको याद रख लेना है। और 1 हेक्टेयर में 100 ईयर होते हैं और 1 ईयर जो होते हैं उसमें 100 वर्ग मीटर होता है। और 1 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर जो होता है, इसमें भरने वाला पूछा है 100 हेक्टेयर कितने वर्ग किलोमीटर? वर्ग किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर। 100 हेक्टेयर 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलो का मतलब 1 किलोमीटर गुने 1 किलोमीटर। 1 में 1 से गुना करें तो 1 होगा, और किलोमीटर में किलोमीटर से गुना तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो 100 हेक्टेयर 1 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। इसको गेट बाई हार्ट कर लेता है। 100 हेक्टेयर 1 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 में अगर 1 किलोमीटर इसका मतलब 1 किलोमीटर गुने 1 किलोमीटर। 1 में 1 से गुना करें तो 1, और किलोमीटर में किलोमीटर से गुना करें किलोमीटर स्क्वायर। 100 हेक्टेयर 1 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट को दिमाग रखना है। एक चीज और देखना है, 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? अब इसे दिमाग रखना है। 2.471 दशमलव के बाद 3 अंक तक कर लें। 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? 2.471 एकड़ के बराबर होता है। और 640 एकड़ का 1 वर्ग मील होता है। 1 वर्ग मील 8 किलोमीटर का 5 मील होता है। ये कार्य है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 8 किलोमीटर का 5 मील होता है, याद रखिए, याद रखना है। 8 किलोमीटर बराबर 5 मील। तो 640 एकड़ 1 वर्ग मील। और फिर 1 वर्ग मील माने 1 मील का स्क्वायर। 1 वर्ग मील 1 मील गुने 1 मील। 1 में 1 से गुना करें तो 1, मील मील में से गुना करें तो मील स्क्वायर। इसको समझते 1 वर्ग मील। मील में मील से गुना करें 1 वर्ग मील। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है कि 8 किलोमीटर का 5 मील। तो कोई कहे कि 1 किलोमीटर का कितना मील? तो यूनिटरी मेथड से अपना 8 किलोमीटर और 5 मील होगा। तो 1 किलोमीटर 5/8, और 5/8 पकड़ 8 से 5 में भाग दीजिए तो पॉइंट हो जाएगा 0.625, जो भी है वही आएगा। 8 किलोमीटर का 5 मील। अब कोई आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर 5/8। और उसी तरह से अगर आपसे हो जाए कि 1 मील में कितना किलोमीटर होगा, तो 8 किलोमीटर और 5 मील, तो आप लिख सकते हैं कि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर। तो 1 मील बराबर कितना? 8/5, तो 5 से भाग देंगे। अगर 8 है तो 1.6। इट मीन्स 1 मील 1.6 किलोमीटर एंड 1.6 किलोमीटर और 1600 मीटर। अभी जो दरोगा वगैरह जो परीक्षा होती है उसमें जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उसमें जो दौड़ होती है वो 1600 मीटर यानी 1 मील का ही रेस होता है। 6 मिनट या जो भी है समय दिया जाता है, उससे कम है या जो भी है। तो 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का रेस होते हैं। 1 मील का रेस होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन आर्जा है 8 किलोमीटर और 5 मील। इसको गेट बाई हार्ट कर लेना है। जो भी है आप अपना निकाल लेंगे। अगला एक और चीज पूछा जाता है इसमें, परीक्षा में अक्सर आता है, 1 बिलियन। 1 बिलियन जो होता है वो 1 अरब होता है। 100 करोड़ का 1 अरब होता है। तो 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है? इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। 1 बिलियन, बिलियन का BILLION। 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है। और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ये 2 बात बहुत दिमाग में रखना है। 1 मिलियन 1000, 1 नॉट मिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ का है, इसको 1 अरब कर सकते हैं। 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है। और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। बस ये 2 लाइन, और उससे जो भी आएगा आप उना उना करके अपना निकाल लेंगे। उसके बाद एक और लिखा जाए, 1 एकड़ 1 एकड़ तो उधर हेक्टेयर का हो ही गया था। अब जब वर्ग गज में, गज को याद करते हैं, 1 एकड़ 4840 वर्ग गज होता है। वर्ग गज मतलब गज स्क्वायर, याद का स्क्वायर करना है। तो यह कितने वर्ग फीट के बराबर होता है? यह कितने वर्ग फीट के बराबर होता है? तो फिर वर्ग फीट आपको निकालना है। वर्ग गज कितने वर्ग फीट के बराबर होता है? तो फिर वर्ग गज को लिख सकते हैं 1 गज गुने 1 गज बराबर 1 वर्ग गज। 1 गज में 1 वर्ग गज। यहाँ 4840, तो 4840 गुने 1 गज गुने 1 गज। 1 गज में 1 वर्ग गज हो गया, इधर 4840 हो गया। अब गज को फीट में कर दीजिए, गुना हो जाएगा। 1 गज में
3 फीट, मोटे मोटे पर 1 गज में 3 फीट होता है, इसको दिमाग रखना है। और 1 मीटर जो होता है उसमें 3.28 फीट होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 गज में 3 फीट और 1 मीटर में 3.28 फीट। जैसे पूछा जाता है अक्सर कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर, वह कितने फीट के बराबर है। तो आप गुना करेंगे तो आप 8,850 में 3.28 से गुना करना पड़ेगा, गुना कर लेंगे 29,028 फीट। कभी कभी पूछ देता है फीट में पूछेगा तैयार जाना पड़ेगा, 3.28 होता है, दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया एक क्वेश्चन है। अभी तक जो भी आपको डेटा मेजरमेंट कर दिया गया कि कितना में कितना होता है, इतना मीटर है तो कितना किलोमीटर होगा, हेक्टेयर है तो कितना वर्ग मीटर होगा, आदि आदि जो पूछा गया। अब आपको बनाना है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बीच बीच में थ्योरेटिकल का भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2000 में परहैप्स पूछा गया था ना, 2000 में नहीं है, 1995 में ये प्रश्न पूछे गए थे। दौड़ मुकाबला, दौड़ जो रेस होता है, जो लोग जो दौड़ते हैं, दौड़ मुकाबला मीटर में भी होती है और गज में भी, बहुत इंपॉर्टेंट, मीटर में भी होती है। 100 मीटर का रेस है और 100 गज का रेस है, तो दौड़ मुकाबला मीटर में भी होती है और गज में भी होती है। बताइए कि 100 मीटर, कॉमेंट कीजिएगा, 100 मीटर 100 गज से कितना मीटर अधिक है। अब 100 मीटर 100 गज से कितना मीटर अधिक है, तो सबसे पहले गज को मीटर में बदलना पड़ेगा, गज को मीटर में बदलना पड़ेगा और मीटर में से मीटर को घटाना पड़ेगा। दौड़ मुकाबला मीटर में भी होती है। यह क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1995 में पूछा गया था कि मीटर में भी होती है और गज में भी। 100 मीटर, परीक्षा में 100 मीटर रहे या 200 रहे चाहे जो भी रहे, 100 मीटर 100 गज से कितना मीटर अधिक होता है। तो 100 गज को पहले मीटर बनाइए, एक चीज को याद दिमाग में रखिए, 1 गज बराबर 0.9144 मीटर होता है, 0.9144 मीटर होता है एक। तो चूंकि यहाँ 100 से करना है तो 1 गज बराबर 0.9144 मीटर, तो 100 गज तो 100 से गुना कर, 0.9144 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 दशमलव इधर चला आएगा, 91.44 100 होगा। इधर 100 मीटर है तो 100 मीटर में से 91.44 मीटर को घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो आप घटाएंगे 100 में से 91.44 तो आएगा 8.56 मीटर। और यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्जा आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन इससे आएगा आप घटा के बना दीजिए, गज को मीटर बनाइए और मीटर में से मीटर को घटा दीजिए, बात करता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग रखिए। 1 गज बराबर 0.9144 मीटर, 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। फिर एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछा ही गया था सिविल सर्विसेज में, शायद आया था। एनीवे 100 वर्ग गज, 100 वर्ग गज माने गज स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर कितना वर्ग मीटर। अब फिर उसमें वर्ग गज है तो 100 वर्ग गज है तो 100 तो है ही, पहले 100 इंटू 1 वर्ग गज लिख लीजिए, ऐसा प्रश्न है। जो भी यूनिट टर्म्स रहते हैं आगे वाला यूनिट वर्ग गज है, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर है, तो उतना को 1 कर दिया जाए, 1 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो 100 वर्ग गज क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो 100 तो कर देंगे। अब वर्ग गज को 1 गज गुने 1 गज तो 1 वर्ग गज, आज 100 में गुना करेंगे 1 वर्ग गज से 100 वर्ग गज हो गया। आई गज को आपको मीटर में बदलना है, अभी बताया 1 गज बराबर 0.9144, 1 गज 1 गुने 1 गज 1 वर्ग गज, अब गज को मीटर बदलिए, 1 गज 0.9144, तो 100 गुने 0.9144 गुने 0.9144 गुना आपको करना पड़ेगा। गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही माना जाए। जानबूझ के दिया था कि इस तरह के प्रश्न चेंज करने के लिए आते हैं तो लड़के इसमें कंफ्यूजन कर हो जाते हैं और गुना करने में गलत कर देते हैं। इसलिए फर्स्ट यूनिट को जस्ट तरफ रखिए और अगला यूनिट को 1 से गुना करके उसको पहले क्लियर कर लीजिए। 1 वर्ग गज है तो 1 गज गुने 1 गज 1 वर्ग है, जो यूनिट दिया हुआ है 100 है, 50 है, 200 है 200, और फिर उसको जो निकालना है उसमें चेंज कीजिए और दोनों में जब गुना कर लेंगे उसके बाद जो मेन यूनिट से गुना करेंगे वही उत्तर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग वाला सा परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, सूर्य, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, सूर्य, और पृथ्वी पर जीवन है, और चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है, इसलिए तीनों को जानना जरूरी है।
पृथ्वी पर जीवन इसलिए है कि सूर्य की एनर्जी आपको मिल रहा है, सूर्य के चलते ही जीवन है। तो सूर्य के बारे में जानना जरूरी है। और जितने भी प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, पृथ्वी ग्रह है और सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, और ग्रह के चारों ओर जो घूम रहे हैं उपग्रह है, सैटेलाइट हैं। तो इस तीनों के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी। यहाँ क्वेश्चन है तो ये तीनों का द्रव्यमान मास कितना किलोमीटर, द्रव्यमान का ऐसा मतलब किलोग्राम होता है। तो सूर्य का, तो सूर्य बहुत बड़ा और बहुत दूर भी है, 2 गुने 10 के पावर 30, 2 गुने 10 के पावर 30 kg है। ना है गुना करने से याद रखना, 2 गुने 10 के पावर 30 kg है। उसके बाद है पृथ्वी, जिस पर जीवन है, जिस पर हम लोग कर रहे हैं, 6 गुने 10 के पावर 24। पावर को पहले बताया, पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो घात छोड़िए, पावर ठीक है, 10 के पावर 24 kg। और उसके बाद है चंद्रमा, नजदीक भी है, मात्र पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर पर है। आज सूर्य तो 15 करोड़ किलोमीटर है, इतना दूरी है। यानी कि यहाँ तो मास जाना है, तो 7 गुने 10 के पावर 22 kg है। तो तीनों को दिमाग में रखना है। सूर्य बहुत दूर है, लेकिन इसका मास देखिए 2 गुने 10 के पावर 30 kg है। पृथ्वी जहाँ पर जीवन है 6 गुने 10 के पावर 24 kg है। और चंद्रमा, ये पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है वह 7 गुने 10 के पावर 22 kg है। तो ये तीनों याद रख लेना है। फिर एक बदलने वाला आ गया, एक पनडुब्बी। पनडुब्बी की चाल 36.5 फैदम प्रति मिनट है। फैदम प्रति मिनट है। परीक्षा में किसी ने पूछा गया था यह कितने मीटर प्रति सेकेंड होगा। पहले बताया था एक फैदम में 6 फीट। आज 6 फीट फैदम, एक फैदम में 6 फीट। अब फीट को अगर मीटर करेंगे तो आपको ये 6 फीट होता है 1.8 मीटर। ऊपर भी बताया गया, उसे आप निकाल लेंगे। अब 36.5 फैदम प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकेंड, तो पहले तो फैदम को मीटर करिए। तो चूंकि एक फैदम में 1.8 मीटर होगा, तो 36.5 फैदम जो होगा उसमें 1.8 से कर देंगे तो उतना मीटर होगा। प्रति मतलब नीचे कर देंगे। अब फिर मीटर प्रति मिनट, तो 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड। तो फिर 60 से आप भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही होगा। जो क्वेश्चन दिया रहे और जिसमें कन्वर्ट करना है उससे तुलना किया जाता है, और उस यूनिट को बैठाइए, गुना कीजिए, और फिर जो आएगा वही आंसर माना जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे चेंज किया था, प्रति का मतलब बटा होता है, उतना प्रति माने उतना बटा, बटा मतलब भागा। ये भी आपका हो गया। अब आगे प्रश्न है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से फ्रीली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते गिरती है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो उसका त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू माने त्वरण, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लगभग कितना होता है। मान लें कि वायु का घर्षण 0 है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी का मान है छोटा g, तो उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बहुत बहुत आसान है, सब बच्चे जानते हैं, जानना अच्छा है। किसी भी वस्तु की, कोई भी वस्तु की अधिकतम मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वह प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और प्रकाश का चाल कितना होता है सारे बच्चों को जानना चाहिए। ऐसा यूनिट्स में कहा जाए तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे किया जाए तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड तो किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और निर्वात को अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। यही मुझे प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है तो आपको वही है जो मैक्सिमम, पर निर्वात में प्रकाश का चाल जितना होता है वही किसी वस्तु की मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। अगला है, किसने, उस व्यक्ति का नाम बताना है। बहुत अच्छा है, साइंटिफिक क्वेश्चन है। न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन, ब्रिटेन के थे, से पूर्व ही बता दिया था, उनसे पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। किसी वस्तु को आप छोड़िए और पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षित होती है। क्यों भाई नीचे गिर जाती है, कुछ ना कुछ तो पावर होगा तब तो नीचे गिर जाती है, तो या तो ऊपर है या ऊपर चला जाए। तो इस बात को भारतीय गणितीय विद्वान आर्यभट्ट ने न्यूटन साहब से पहले ही बता दिया था। गुप्त काल के बहुत बड़े गणितज्ञ हुए और उनकी गणितीय रचना है आर्यभट्टीय। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि आर्यभट्ट के गणितीय ग्रंथ का नाम बताइए। आर्यभट्टीय पहले के जो
पहले के विद्वान लोग अपने नाम पर ही अपने ग्रंथ का नोमेनक्लेचर नामांकन कर दिया करते थे। तो आर्यभट्ट ने जो गणितीय ग्रंथ लिखा उसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने न्यूटन साहब से पहले ही बता दिया था कि सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस की चर्चा हो रही है सारे के सारे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप विश्वास के साथ इन प्रश्नों को आत्मसात करें। शायद एग्जामिनेशन हॉल में आपको महसूस होगा कि हूबहू क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं। अनुभव के आधार पर आपको बताया जा रहा है। जितने भी यूनिट डायमेंशंस की आगे बताया गया उसको गेट बाय हार्ट करना है। इसमें आपको थ्योरेटिकल भी रहेंगे और न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। दोनों पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल से पूछ जाता है जो होता। और ऐसे भी कहा जाता है कि साइंस में फिजिक्स और आर्ट में इकोनॉमिक्स पर जिसकी भी पकड़ हो गई वाकई में नॉलेज वाकई में बहुत मजेदार और बहुत महत्वपूर्ण विषय साइंस का फिजिक्स होता है और आर्ट का इकोनॉमिक्स। ऐसे सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर चुनना पड़े कि साइंस में एक विषय को चुनना है जो सबसे जानदार है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे दिमागी खेल है, तो वह है फिजिक्स। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये फिजिक्स का ही कमाल है। आप चलते हो ये फिजिक्स का सवाल है। सारा का सारा चीज जो है ये फिजिक्स पर ही डिपेंडेंट है। आगे देखा जाए साइकिल चालक। सारे लोग साइकिल चलाते हैं, अक्सर लोग दुनिया में जितने भी लोग हैं साइकिल चलाते हैं, लोगों को सबको आता है। तो साइकिल चालक को प्रारंभ में जब आप साइकिल पर बैठते हैं अधिक बल लगाना पड़ता है। फिर जब साइकिल आप चला लगते हैं, पैडल चलने लगा तो आपको हल्का महसूस होता है। तो ऐसा क्या है भाई कि शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा भारी लगता है, आप फिर जब थोड़ा सा चलने लगा तो कुछ हल्का हो जाता है। कुछ बात तो होगा। देखिए दुनिया में जितने भी वस्तु हैं वो जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में बढ़ना चाहता है। जरूरत का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आरंभ में तो रुका हुआ है, अब उसको आप बल लगाएंगे, जब फिर पैडल पर बल लगाएंगे तो आरंभ में विराम की अवस्था में है। अब उसको गति की अवस्था में लाने पर आप बल लगाते हैं तो आरंभ में लॉ ऑफ इनर्शिया के चलते, जड़त्व के चलते आरंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। तो जरा चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए, विजय पाने पर ओवरकम करने के लिए भाई जी हमको अब थोड़ा हल्का होना चाहिए, थोड़ा भारी लग रहा है, तो जड़त्व के कारण विजय पाने के लिए साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न, ग्रहों को, अब जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, 9वें ग्रहों की सूची से अलग कर दिया गया। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल, जैसे पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अन्य भी ग्रह घूम रहे हैं, तो एक कक्षा में बांधे रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर वो बल हट जाए, जानते क्या हो जाएगा, ये आप अनंत में विलीन हो जाएंगे। आप कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। अनंत है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा चीज है, ये कहीं आप नहीं जाए। तो गुरुत्वीय बल के चलते ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखने के लिए गुरुत्वीय बल इंपॉर्टेंट होता है। अगला एक प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, 7वां 8वां में भी सब पढ़े होंगे, लेकिन 6 क्लास से 12 क्लास तक का, कम से कम 10 क्लास तक का जरूरी है। विज्ञान के जो महत्वपूर्ण बातें हैं 6 से 10, अगर 12वीं तक हो जाए तो और अच्छी बात है। किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कि बचपन में पूछा गया होगा, नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अब नदी से समुद्र में जा रहे हैं, और नदियां ऐसे भी समुद्र में मिलती हैं। नदियां अक्सर जाकर कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। तो कोई जहाज नदी से जा रहा है, अब समुद्र में अब वो प्रवेश कर रहा है, तो ऊपर, क्योंकि उसका क्या कारण है, कैसा होता है, तो समुद्र के जल का घनत्व तो अधिक होता है, डेंसिटी, घनत्व अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास बटे वॉल्यूम, अधिक होता है। अतः वस्तु को ऊपर की ओर उछलने वाला बल भी अधिक हो जाता है, अब थ्रस्ट फोर्स अधिक हो जाता है। तो समुद्र के जल का घनत्व अधिक है और डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है, तो जैसी जहाज अगर नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो अब थ्रस्ट फोर्स अधिक होगा। जब अब थ्रस्ट फोर्स समुद्र के जल का अधिक होगा तो जहाज थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला और क्वेश्चन आसान है, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र का नाम क्या है, बैरोमीटर। पठन में अचानक गिरावट, लो प्रेशर हो जाने से कौन सी मौसमी दशा, अब लो प्रेशर होगा। अब जो लो प्रेशर होगा तो गर्म हवा ऊपर की उठती है और ठंडी हवा दौड़ती है उसको भरने के लिए। तो वैसी स्थिति में जब वायुमंडलीय बैरोमीटर का पठन, वायुमंडलीय दाब लो प्रेशर हो गया, नीचे रुक गया, तो कौन सी मौसम, तूफान आने का, क्योंकि जोरों की हवा बहेगी और जोरों की हवा बहेगी तो तूफानी मौसम होगा। वायुमंडलीय बैरोमीटर पठन की अचानक गिरावट हो जाने से, लो प्रेशर होने से तूफानी मौसम आता है। तो इसमें सीधा है कि तूफानी लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर हुआ, हवा गर्म हुई, हवा ऊपर उठी तो ठंडी हवा दौड़ने के लिए आई और स्वाभाविक है वो तूफानी मौसम इंगित होता है। अगला है
घड़ी में चाबी देने, घड़ी में चाबी अब तो ऑटोमेटिक है सब, लेकिन पहले घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। ऊर्जा भंडारण तो नहीं चलेगा। यह किस प्रकार की ऊर्जा होती है? अब वो पोटेंशियल एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी है कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों एनर्जी है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा स्टोर रहता है उसमें। अब आपसे कोई पूछे कि छत पर दौड़ते हुए बालक, पहले तो वो बच्चा छत पर गया तो स्थिति बदली, वो धरती से छत पर गया तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, और वहां दौड़ भी रहा है तो छत पर दौड़ते हुए बालक तो दोनों होता है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ होते हैं। अगला है भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कि पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? मोटे तौर पर हर बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाइए 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। और जिस तरह से पृथ्वी मूव कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर, तो इस तरह से वो भी पृथ्वी के जिस तरह से उस तरह से वो मूव करते रहता है। तो 36,000 किलोमीटर। और क्या आता है इसका आवर्तकाल? जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक्सिस पर घूम जा रही है तो वो भी उसका भी आवर्तकाल 24 घंटा ही होता है। 36,000 किलोमीटर होता है और उसका टाइम पीरियड 24 घंटा होता है। बहुत आसान है। अगला प्रश्न, गतिशील वाहन, कोई गाड़ी चल रही है, ट्रेन पर ही आप बैठे हुए, गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल पर ही आप, गाड़ी चल रही, मूविंग है, कि अचानक रुकते ही एकाएक ब्रेक आप ले लिए, तो आप बैठे हुए हैं, एकाएक ब्रेक ले लिए तो आप आगे से झुक जाते हैं। यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? शरीर का निचला, ब्रेक लेने पर आप जो बैठे हुए हो तो शरीर का निचला भाग तो रुक जाता है, क्योंकि उससे आप रुके हो, आगे वाला पार्ट तो उससे नहीं, तो आगे वाला, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में बने रहना चाहता है। तो ब्रेक लगाए तो जो आप बैठे हुए सीट पर, तो ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकी तो वो भी रुक गया, लेकिन ऊपर वाला भाग तो नहीं रुका, तो ऊपर वाला भाग नहीं होगा, नतीजा क्या बोला, नीचे वाला पार्ट है ऊपर वाला। अब फिर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। यदि एक पृष्ठ पर, यह सरफेस, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाला बल दोगुना, बल क्या हो गया, 1 becomes 2, पहले मान लीजिए 1 है और नाउ becomes 2, दोगुना हो, तब पृष्ठ के क्षेत्रफल, मान लीजिए पहले पृष्ठ 1 है, अब करा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा, एक का आधा करेंगे तो 1/2, तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब, प्रेशर, अभी तो जानना पड़ेगा प्रेशर होता क्या है, दाब, प्रेशर। प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। तो P बराबर F/E, F के पहले अगर 1 कर दें, 1 के पहले 1 करें तो 1/1 क्या होता है? 1 होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल को दोगुना, 1 becomes 2 एंड एरिया becomes 1/2, तो 2/1/2 करेंगे, 2 बटे मैंने 2 भागा, 1/2 गुना करेंगे तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, तो सबसे नीचे वाला जो ऊपर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/1 होगा 4। सो नाउ अब जो दाब होगा वह 4 गुना, पहले 1 था, P बराबर फोर्स बटे एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया, और अब हो गया 4/1, मैंने 4 गुना, पहले 1/1 था, अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 गुना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि अक्सर दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए कि आप नदी किनारे गए, दलदल फंस गए, तो आप जो खड़ा हो तो आप कुछ एरिया लिए हो और आप फंस गए, अगर आप जोर लगाएंगे तो और नीचे चले जाएंगे, अगर आप लेट जाएंगे तो आपका एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ जाएगा तो दाब घट जाएगा, और दाब घट जाएगा तो आप बच जाओगे। तो जो लोग फिजिक्स के सिद्धांत को जान रहे हैं वे तो फिजिक्स का सिद्धांत लगा लेंगे, आज जो फिजिक्स का सिद्धांत की बात नहीं जानेंगे वो और जोर लगाएंगे और वो नीचे चले जाएंगे। इसलिए प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया दिमाग में रखना है। अब आगे दिखा है, एक शुद्ध घड़ी माने शुद्ध है कि घंटे की सुई, अब घंटा, अब घड़ी तो लगी हुई है आप घर में, आप देखिए 12 घंटे में घंटा वाला सुई एक बार राउंड मार दे रहा है, प्रातः 8 बजे से एटीएम हो गया, 8 बजे से दोपहर 2 बजे, 12 बजे के बाद तो पीएम होता, 8 AM से 2 PM तक कितना डिग्री घूम गया। अब घड़ी लगी हुई है तो पूरा ऐसे करेंगे, या पृथ्वी जैसे गोल है और घड़ी में भी इस तरह से पूरा राउंड घूम जा रहा है तो 360 डिग्री से पूरा हो जाएगा। तो पूरा अगर 360 डिग्री है तो ये तो मोटे तौर पर हो गया 8 बजे से 2 बजे तक, तो कई घंटा हो गया, 6 घंटा, तो ये 12 घंटा में जब 360 डिग्री घूम जाएगी तो ऐसी बन गया क्वेश्चन। तो
पूरा ई क्या घंटा है, 6 घंटा। तो 12 घंटा में जब 360 घूमेगी तो 6 घंटा में 180 घूमेगी, माने 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री घूमती है। 12 1 2 3 4 से करेंगे तो 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी? तो 360 बटे 12 12 3 36 30 डिग्री। तो मोटे तौर हो गया कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री, तो 6 घंटे में घंटे की सुई 30 × 6 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिनट बोला रहेगा तो वहां होगा कि 60 मिनट में मिनट की सुई एक बार घूम जाती है, तो 1 मिनट में तो 360 बटे 60 तो छोड़ूंगी हो। वैसे भी प्रश्न रहते हैं आगे, शायद है ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है सॉरी, कोई व्यक्ति है, उसका नाम एक्स है, एक व्यक्ति एक्स से वाई तक डिस्टेंस है, एक्स से कोई व्यक्ति है, द सर्टेन प्लेस इज एक्स एंड अनदर सर्टेन प्लेस इज वाई तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। कोई आदमी है वहां से वहां तक गया एवं अपनी गति थोड़ा बढ़ा देता है, 50% बढ़ाकर लौटता है। अब जो गया होगा जिस स्पीड से जाने दीजिए, गया और उसको लौटा है, गया 40 से, अब 50 और बढ़ा दिया तो 40 जोड़ 40 का 50%, अब 40 का 50% तो कितना होगा 20, तो गया होगा 40 से आया होगा 60 से आया होगा, अपना जो भी है। तो दोनों यात्राओं के लिए औसत गति क्या है? और ये डिस्टेंस सेम है तो उसका एक और फॉर्मूला 2xy बटे 1 + y, तो 2 × 40 × 60 है, 40 जो 60 अपना कर दीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्मूला नहीं आता है तो क्या करेंगे? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी को x मान लीजिए x गया और x आया तो कुल दूरी का 2x हो गया। और समय s बराबर vt, तो t बराबर क्या s बटा v।